Hello students and welcome to this series of video lectures on engineering mechanics। आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, दैट इज फ्रिक्शन। अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम। उसके बाद फिर हमने देखा चैप्टर नंबर 2, दैट इज इक्विलिब्रियम। और अब हम शुरू करेंगे विद चैप्टर नंबर 3, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन। और ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ओके, तो जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि अगर मुझे चैप्टर नंबर 1 ठीक से आता है, चैप्टर नंबर 2 ठीक से आता है, तो ऑलमोस्ट मेरा 70% ऑफ फ्रिक्शन दैट इज चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, राइट? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द मेन कंसेप्ट। सो लेट अस कंसीडर ए बॉडी, लेट अस कंसीडर ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए ग्राउंड। ओके, तो अभी यहां पे ध्यान दो कि ये जो बॉडी है, बॉडी का जो लोअर सरफेस है और ये सरफेस, लेट मी राइट कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये क्या है हमारा, दिस इज बॉडी। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो कि ये जो बॉडी है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दोनों का ये जो सरफेस है वो क्या है, कॉमन। इसका मतलब क्या कि दिस टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दैट इज बॉडी नंबर 1, ये जो हमारा मेन बॉडी है, और दूसरा कौन सा है, ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है या फिर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कांटेक्ट में है। एंड दिस इज द कॉमन सरफेस, जो दिस इज द कॉमन सरफेस जो क्या है, दोनों बॉडीज को कॉमन है, राइट? इस सरफेस में दोनों बॉडी एक दूसरे को कांटेक्ट में। नाउ इनिशियली दिस बॉडी इज एट रेस्ट, अभी वो बॉडी क्या है, रेस्ट में। जब ये बॉडी मूव करना शुरू करेगा आइदर टुवर्ड राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, तब क्या होगा, ये जो मोशन है ना, बॉडी जब मूव होगा टुवर्ड्स राइट, इसका जो मोशन रहेगा, दैट मोशन विल एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस। जब ये बॉडी आइदर राइट की तरफ जाए या फिर लेफ्ट की तरफ जब मूव होगा, तो जो बॉडी का जो मोशन है ना, बॉडी का मोशन, दैट मोशन विल एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस, ठीक है? एंड दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज फ्रिक्शन, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज फ्रिक्शन, राइट? तो जब भी एक बॉडी मूव होगा, जब भी एक बॉडी मूव होगा, उस मूवमेंट को एक रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज फ्रिक्शन। That resistance, the resistance is known as what? Friction. And the force which is causing the resistance to the motion of body is called as frictional force, is called as what? Frictional force, right? Okay, तो frictional force क्या है? It is the force which is causing the resistance to the motion of the body is known as frictional force, right? तो ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेगा और दोनों में मोशन होगा, तो जो मोशन है वो ऑलवेज एक रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा। और रेजिस्टेंस किसे क्या कहते हैं, उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, वी कॉल इट एज फ्रिक्शन। एंड द फोर्स विच इज कॉजिंग द रेजिस्टेंस, और जो फोर्स जो एक्चुअली जो मोशन को रेजिस्टेंस दे रहा है, हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक क्या होता है, बॉडी को रेजिस्टेंस मिलता है ड्यूरिंग द मोशन। सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ नेक्स्ट इज कि क्या हर बार फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लिए जरूरी है? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस? तो हमें मालूम है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड देन द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? तो पहले हम क्या करेंगे, एडवांटेज की बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? ठीक है, तो पहला कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो सो वी कैन नॉट वॉक, कि जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर और जमीन का जब कांटेक्ट होता है तो उस कांटेक्ट
के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है जिसके वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो वॉक हमको चलने के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। सेकंड, मैं ये जो पेन पकड़ रहा हूं, मुझे पेन पकड़ने के लिए मेरे फिंगर और पेन के बीच में क्या होना चाहिए? एक फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी जाकर मैं इसको पकड़ सकता हूं। आई कैन ग्रिप इट। ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ये पेन स्लिप करेगा। वैसे ही उसके फिर बहुत सारे हमको एडवांटेजेस नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसका? डिसएडवांटेजेस कि जब भी कोई दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर मूव होता है, मोशन होता है, तो क्या होगा वहां पे? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वहां पे वेयर एंड टेयर होगा, मेटल जो होगा वो खराब हो जाएगा, वेयर एंड टेयर होगा। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो जस्ट एज्यूम करो कि हमारा जो गाड़ी रहेगा वो ज्यादा पेट्रोल पिएगा या फिर डीजल पिएगा, राइट? फ्रिक्शन की वजह से हम देखते हैं कि हमारा जो गाड़ी का टायर है वो घिस जाता है फ्रिक्शन की वजह से। तो फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है? हमको वो टायर चेंज करना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। लेकिन फ्रिक्शन होना भी जरूरी है। अगर टायर और रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिर वो टायर आगे जा नहीं सकता, तो हमारा जो व्हीकल है वो आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक सिंपल से कंसेप्ट है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसके फ्रिक्शन के कई एडवांटेजेस भी हैं और कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, ये कोई भी एक बुक, टेक्स्ट बुक रेफर करो, ये हमें इजीली मिल जाएगा। नाउ मेन चीज अभी जो है कि लेट अस एनालाइज। अब हम उसको एनालाइज करेंगे। ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है वो हमें किसी भी बुक में मिल जाएगा, रेफर करो, सिंपल है। सो नाउ लेट अस कंसीडर ए बॉडी resting on a ground. Let us consider a body resting on a ground. ये जो बॉडी है ग्राउंड के साथ देखो यहां पे क्या है? कांटेक्ट में। दिस इज द कांटेक्ट। ओके, नाउ लेट अस एनालाइज कि ये बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहा है। सो इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, देयर इज नो मोशन। इनिशियली क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट। तो क्या तुम लोग बता सकते हो कि अभी इस कंडीशन में ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉडी है, उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट होगा? दो फोर्स एक्ट होगा, राइट? एक तो ये बॉडी का खुद का वेट एक्ट होगा, दैट इज W, और दूसरा क्या एक्ट होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन। यार नॉर्मल रिएक्शन हम लोग वहां पे रिएक्शन कैसे दिखाए थे? चैप्टर नंबर 2 में नॉर्मल रिएक्शन को हमने R दिखाया था, राइट? लेकिन फ्रिक्शन में हम लोग क्या दिखाएंगे? N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रिएक्शन। तो एक तो उसका वेट रहेगा और उसका एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए द बॉडी इज एट रेस्ट। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक फोर्स अप्लाई करूं, एक्सटर्नल फोर्स P अगर मैं अप्लाई करूं, तो इस फोर्स का इफेक्ट इस बॉडी के ऊपर क्या होगा? This force will move this body towards right side. Okay, so because of this external force P, this block will move towards right. तो मोशन कैसा है ब्लॉक का? ब्लॉक का मोशन कैसा होगा? It will be towards right side, क्योंकि ये फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? Towards right. अब जब मोशन जब शुरू होगा तब क्या होगा? This motion will experience what? A रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज व्हाट? फ्रिक्शन। जब भी मोशन होगा, और यहां पे क्या रहा है? दो बॉडी का कांटेक्ट में, तो जब भी मोशन होगा तो मोशन विल एक्सपीरियंस व्हाट? ए रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। और वो रेजिस्टेंस कौन देता है? कौन सा फोर्स देता है? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो मुझे यहां पे क्या दिखाना पड़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमेशा मोशन को रेजिस्ट करता है। दूसरी बात यह है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट में ही एक्ट होता है। तो यहां पे देखो फिर, तो यहां पे जब ये बॉडी विल मूव टुवर्ड्स राइट, तो ये बॉडी, ऊपर का बॉडी और एक ग्राउंड, दे आर इन कांटेक्ट एट दिस सरफेस। तो इस सरफेस के ऊपर एक क्या एक्ट होगा? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। और ये दिमाग में याद रखो, भर दो उसको कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स
will be always opposite of the motion. Motion, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, this is the motion of the body. यहाँ पे देखो, the motion is towards right. यहाँ पे frictional force F, F stands for frictional force. The direction of frictional force is towards left. ठीक है, तो frictional force will always act in the opposite direction of motion. Always. इसी के वजह से क्या हो रहा है कि मोशन को क्या कर रहा है, वो रेजिस्टेंस कर रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है. जस्ट अज्यूम करो, ये इमेजिन करो कि ये जो ब्लॉक है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एक फोर्स है जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है. तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये मोशन धीरे धीरे उसका स्पीड जो है वो कम होता जाएगा एंड फाइनली क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा. मतलब इट विल कम, द बॉडी विल कम एट रेस्ट. राइट, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स. सो नाउ दिस इज, अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 फोर्स हमें नजर आता है. एक तो पहला फोर्स इज द सेल्फ वेट ऑफ द ब्लॉक. सेकेंड फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय दिस ग्राउंड. ये P को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, और ये F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? द फंक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज टू give resistance to the motion. Fine, right? दूसरी बात याद रखो कि ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक, कि इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में और डिटेल से पढ़ेंगे उसको. राइट, तो ये इनिशियली याद रखो कि एक अगर कोई ब्लॉक है तो ब्लॉक के ऊपर ये 4 फोर्स तुमको नजर आएंगे. 4 फोर्स ब्लॉक के ऊपर. एक तो खुद का वेट, फिर एक नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स. तो 4 जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे और ये ब्लॉक के ऊपर अगर सम्स होगा तो याद रखो कि हमें ये 4 फोर्स तो दिखाना ही है. 4 फोर्स हमको दिखाना ही है. ओके, राइट. तो नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन बता देता हूं. इसको नोट डाउन कर लो अपने बुक में कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ए फोर्स which opposes the motion of a body. What is frictional force? Frictional force is the force which opposes the motion of the body. Right? First thing, definition लिख लो उसको कि frictional force is a force which opposes the motion of the body. और second thing क्या रहेगा कि it always acts opposite to the motion of body. It acts always opposite to the motion of the body. तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में है, तो उसके उल्टे डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा. सो दिस इज हाउ यू विल एनालाइज द फोर्स सिस्टम, राइट, इन केस ऑफ ए बॉडी affected by frictional force. Okay, right? तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो इसको. फ्रिक्शनल, इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर सम्स शुरू करेंगे. ओके, फर्स्ट, so before I start with the terminologies, तो let us consider a ground और उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है और रेस्ट हो रहा है is a body. This is the common surface. देखिए बॉडी का और ग्राउंड का, ये ग्राउंड है, बॉडी और ये ग्राउंड का ये कॉमन सरफेस कांटेक्ट में. ठीक है, एज यूजुअल. सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज कि ये बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है. ठीक है, सो द इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट. इनिशियली मान के चलो कि द बॉडी इज एट रेस्ट. तो जब ये रेस्ट में रहेगा तब इस
बॉडी के ऊपर सिर्फ दो ही फोर्स एक्ट होगा, दैट इज इट्स सेल्फ वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड। ठीक है, याद रखो कि बॉडी रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में? क्योंकि यहां पे दो फोर्स जो एक्ट हो रहा है दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन सेंस। इसका मतलब क्या है कि द फोर्स सिस्टम इज बैलेंस, द फोर्स सिस्टम इज बैलेंस। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है, फोर्स सिस्टम क्या है, बैलेंस्ड है, इसीलिए बॉडी इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। ठीक है, तो जब भी बॉडी रेस्ट में रहेगा तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे जो फोर्सेस है वो कैसा है, बैलेंस है। बैलेंस है तो फिर यहां पे मोशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब तक अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा मोशन नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 में 2 में वही देखा कि अगर बैलेंस फोर्स सिस्टम है तो बॉडी विल बी एट रेस्ट, अगर बैलेंस फोर्स सिस्टम नहीं है, अनबैलेंस फोर्स सिस्टम है, तो क्या होगा, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो इस कंडीशन में द बॉडी, द फोर्स सिस्टम इज बैलेंस, हेंस द बॉडी इज एट रेस्ट। Now what we will do, we will apply some external force P। जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स P एक्ट करेंगे यहां पे, ये जो बैलेंस फोर्स सिस्टम था अब वो बैलेंस नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहां पे अभी तीन फोर्स एक्ट हो रहा है, अभी तीन मिलके क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जैसे अनबैलेंस होगा अब बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा, द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। और वो कहां पे मूव होगा, यहां से मुझे साफ नजर आ रहा है कि P राइट साइड जा रहा है, इसलिए मोशन जो रहेगा दैट विल बी मोशन। मोशन कैसा रहेगा बॉडी का, टुवर्ड्स राइट। तो जैसे ही बॉडी मूव होना शुरू करेगा पिक्चर में कौन आ जाएगा, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में आ जाएगा। और वो कहां पे एक्ट करेगा, ऑलवेज एट दी कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट, ऑलवेज एट दी कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो मैं फ्रिक्शन को यहां पे नहीं दिखा सकता, यहां पे दिखा नहीं सकता, मैं यहां पे नहीं दिखा सकता, मैं यहां पे नहीं दिखा सकता। मुझे कहां पे दिखाना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स को, जहां पर ये दो बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट कहां पर है, यहां पे। तो लेट अस शो दी फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन देखो, इट विल बी ऑपोजिट ऑफ मोशन ऑलवेज। मोशन कहां पे हो रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। ओके, समझ में आया इतना कि अभी यहां पे फोर्स सिस्टम क्या हो गया, अनबैलेंस, सो द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन दी राइट डायरेक्शन। जैसे मूव होना शुरू करेगा देयर विल बी ए फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का एक और नाम है, क्या है वो, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओके, राइट। अभी एक और बात हमको यहां पे ध्यान में रखना है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स F, फ्रिक्शनल फोर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दो चीज के ऊपर डिपेंड है। फ्रिक्शनल फोर्स का जो है ना मैग्नीट्यूड, वैल्यू, दो चीज के ऊपर डिपेंड है, एक म्यू और दूसरा एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फिर से ध्यान दो कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो दो चीज पे डिपेंड होगा, एक म्यू जिसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये कैपिटल एन जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं हम, नॉर्मल रिएक्शन। ये एन यही है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स दो चीज पे डिपेंड होगा, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा। अगर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है इसका मतलब क्या कि मोशन को ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो मोशन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो फिर रेजिस्टेंस टू द मोशन क्या होगा, ज्यादा रहेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली कि मोशन
कम होगा उसमें, राइट। और दूसरा है कि अगर नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं ज्यादा कर दूं तो उस केस में भी क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, मोशन को ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर रेजिस्टेंस मिला तो क्या होगा, मोशन फिर क्या होगा, कम होगा मोशन, ठीक है, मोशन कम होगा। ओके, सो नाउ ये एक चीज हमें याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग, दैट इज म्यू इनटू एन। म्यू स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रिएक्शन। तो जब भी हमें क्वेश्चन बताया कि फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, सो इन दैट केस वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू एन। F इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है, यहां समझ में आया हमको। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे कि जब भी एक बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट होगा तो बॉडी विल बी एट रेस्ट, तो उस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा पिक्चर में। जब भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। जैसे ही बॉडी मूव होना शुरू होगा तो क्या होगा, वहां पे पिक्चर में कौन आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। और वो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे एक्ट करेगा, एट दी कॉन्टैक्ट पॉइंट, एट दी कॉन्टैक्ट पॉइंट, एंड इट विल बी ऑलवेज इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट विल बी ऑलवेज इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां पे देखो मोशन कहां पे जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि अगर मुझे ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फर्स्ट चीज हमने देखा कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सेकेंड चीज जो हमें देखना है दैट इज व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज फाई। एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज फाई, ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज फाई। यहां पे देखो, इस कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस में दो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, दूसरा क्या एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस पे। अभी ये दोनों का जो रिजल्टेंट रिएक्शन रहेगा या फिर रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, ये दोनों का, क्योंकि ये भी एन क्या है, एन इज ऑल्सो ए फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इट इज ए फोर्स, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब ये भी फोर्स है, ठीक है। तो दोनों का जो कंबाइंड फोर्स रहेगा, कंबाइंड इफेक्ट रहेगा, नेट फोर्स रहेगा, ठीक है, वो कहां पे एक्ट होगा, यहां पे ऐसे एक्ट होगा। कैसे एक्ट होगा, यहां पे ऐसे एक्ट होगा। सो दिस इज आर, दिस इज आर। आर का मतलब क्या हो जाएगा, आर का मतलब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है, या फिर हम लोग उसको चेंज कर देंगे, विल मेक इट एस। सो एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, मैं यहां पे लिख देता हूं कि एस स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट फोर्स या फिर रिजल्टेंट रिएक्शन। क्या होगा, रिजल्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो एंगल है दैट इज रिजल्टेंट रिएक्शन विद द नॉर्मल फोर्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फाई। फाई का मतलब क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। So how to define angle of friction? It is the angle made by the, कौन है ये, S कौन है, S, ये नाम याद रखो, रिजल्टेंट फोर्स को कैंसिल करो, ये नाम ठीक से याद रखो कि ये S क्या है, रिजल्टेंट रिएक्शन। So what is angle of friction? Angle of friction is the angle made by the resultant reaction S with the normal reaction N. So this angle made by the resultant reaction S with the normal reaction is known as what? Angle of friction. Clear? अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। So let us complete this rectangle. मैं इसको कंप्लीट करता हूं, ठीक है।
तो ये अब यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, तो यहाँ पे एक लोअर ट्रायंगल बन गया और ये अपर ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग लोअर ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। लोअर ट्रायंगल का जो ये डायगोनल है दैट इज एस, ये जो वर्टिकल साइड है दैट इज एन, एन को मैं यहां पे लिखता हूं एन, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एफ, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हैज गॉट 3 साइड्स। पहला जो इंक्लाइन साइड है उसको क्या कहेंगे हम एस, वर्टिकल साइड को हम क्या कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल साइड को हम क्या कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ एज पर ट्रिग्नोमेट्री व्हाट इज tan phi? tan phi क्या रहेगा अपोजिट बाय एडजेसेंट। व्हाट इज अपोजिट? tan phi के अपोजिट में कौन है फ्रिक्शनल फोर्स F बाय एडजेसेंट साइड। क्या है एडजेसेंट साइड? N इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज F? फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं? म्यू इंटू एन, ओके, बट वी नो दैट F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन डिवाइड बाई एन। ये n और n क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, तो बचा क्या म्यू। देयरफॉर tan phi इज इक्वल टू म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू कौन है? दिस म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये phi कौन है? दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि tan phi इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि हाउ टू डिफाइन ए फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन phi। तो हमने देखा कि इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट रिएक्शन S with the normal reaction N, right, and that angle is known as what? Angle of friction. Therefore हमने एक mathematical expression देखा कि tan phi is equal to F by N, where F is equal to mu into N divided by N. N कट हो गया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला? tan phi is equal to mu, and this is an important formula जो हम आगे जाके यूज करेंगे उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ओके, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है जो हमको देखना है, that is what do you mean by cone of friction? What do you mean by cone of friction? तो cone of friction समझने के लिए हमें ये angle of friction समझना जरूरी है। So now let us see what is cone of friction, ठीक है। इस पे ध्यान दो, this is phi stands for angle of friction। यहां पे देखो, अगर मैं ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन S है इसको अगर मैं अबाउट वर्टिकल लाइन दैट इज N पूरा 360 डिग्री घुमा दूं तो क्या बन जाएगा? एक कौन बन जाएगा? जस्ट इमेजिन करो कि ये इंक्लाइन जो लाइन है उसको मैं वर्टिकल लाइन से क्या कर रहा हूं? 360 डिग्री घुमा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? एक ये ऐसा हो जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा? ये कोन बन जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो उसको? ठीक है, क्या बन जाएगा? एक कोन बन जाएगा। क्या किया हमने? ये जो S है रिजल्टेंट रिएक्शन, उसको हमने अबाउट दिस वर्टिकल लाइन दैट इज N 360 डिग्री क्या किया? उसको हमने घुमा दिया। तो जब उसको घुमाएंगे तो नीचे मुझे क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा, ऊपर एक वर्टेक्स मिलेगा, और इवेंचुअली मुझे क्या नजर आएगा? ये कोन नजर आएगा, ठीक है। और कोन का एंगल कितना रहेगा? ये भी क्या हो जाएगा? phi। तो कोन का एंगल कितना रहेगा? 2 phi, ठीक है। कोन का एंगल क्या रहेगा? 2 phi। सो व्हाट इज कोन ऑफ फ्रिक्शन? कैसे डिफाइन करेंगे उसको? कोन ऑफ फ्रिक्शन व्हेन इसको लिख लो उसको कि हाउ टू डिफाइन कोन ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन द रिजल्टेंट रिएक्शन is revolved by 360 degree about the normal reaction, then we get a cone
we get a cone which is known as cone of friction, which is known as what? Cone of friction. ठीक है, clear? So this is known as cone of friction. Fourth point, आगे बढ़ेंगे हम अभी fourth point के लिए. Fourth point is angle of repose. Fourth point क्या है? Angle of repose. Fourth point, that is angle of repose, that is alpha. Angle of repose, alpha. ठीक है, let's say इसको समझने के लिए मैं पहले इसको लिख देता हूं कि what is angle of repose. It is the minimum angle made with horizontal. Okay, it is the minimum angle made with horizontal at which the body starts sliding या फिर starts sliding moving. ठीक है, starts sliding और moving because of its own weight, because of its own weight. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि it is the minimum angle made with horizontal at which the body starts sliding because of its own weight. इसको हम और भी अच्छी से समझेंगे उसको. Let's say, let us consider a body. Okay, ये एक बॉडी है और ये एक डस्टर है, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ उसको. अभी क्या ये बॉडी मूव हो रहा है? अभी नहीं. दूसरी बात ये नोट करो कि ये जो प्लेन है जिसके ऊपर ये बॉडी रेस्ट कर रहा है, दिस प्लेन इज मेकिंग एंगल 0 विथ हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना. ये प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल, तो इसका एंगल कितना रहेगा? 0. नाउ हम क्या करेंगे? अभी इस प्लेन को धीरे धीरे क्या करेंगे? एक एंगल देंगे. प्लेन को क्या कर रहे हैं हम लोग? एंगल दे रहे, लेकिन इस एंगल में भी ये बॉडी स्लाइड नहीं हो रहा. अभी देखो स्लाइड हो गया. ठीक है, फिर से देखो उसको कि हॉरिजॉन्टल है प्लेन, हम एंगल दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं एंगल, और बढ़ाया, बॉडी मूव नहीं हो रहा है, और बढ़ाया, बॉडी मूव नहीं हो रहा है. अभी देखो मूव हो गया. सो इसका मतलब क्या हो गया कि द मिनिमम एंगल मेड बाय द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, द मिनिमम एंगल made by the plane, this plane with horizontal at which the body starts sliding down or moving down because of its own weight. हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया नहीं किया ना, फिर भी क्या हो रहा है? बॉडी नीचे की तरफ मूव हो रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट. तो ये जो मिनिमम एंगल जो बनाया गया यहाँ पे, द मिनिमम एंगल मेड बाय द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट विच दिस बॉडी स्टार्ट्स moving down because of its own weight without applying any external force. So that angle is known as what? That angle is known as angle of repose. तो हम यहाँ पे और addition लिख सकते हैं कि without applying external force, तो अगर हम इसको डायग्राम में दिखाना चाहे तो कुछ ऐसा बनेगा. लेट्स से दिस इज द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. ओके, ये हमारा प्लेट था. प्लेट के ऊपर या प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था. ठीक से बनाता हूं उसको. ब्लॉक रखा हुआ है और ये है अल्फा. ओके, इसका नाम क्या है? अल्फा का नाम क्या है? दिस इज नोन एज angle of repose. This is the minimum angle at which this block starts sliding down. क्या हो रहा है? ये starts sliding down.
सो एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल, याद रखो ये वर्ड आना जरूरी है, इट इज द मिनिमम एंगल एट विच द बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एक्टिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये था फोर्थ पॉइंट। तो पहला फर्स्ट पॉइंट क्या था फ्रिक्शन में कि हाउ टू डिफाइन फ्रिक्शन। ठीक है, हमको मालूम है कि फ्रिक्शन इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। फिर हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज एन? नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट फिर हमने देखा कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। 5। उसके बाद फिर हमने मैथमेटिकल देखा कि tan phi इज इक्वल टू म्यू। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा कि व्हाट इज कोन ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन वी रिवॉल्व द रिजल्टेंट रिएक्शन by 360 degree about normal reaction we get a cone and that cone is known as what? Cone of friction. Fourth point हमने क्या देखा कि what is angle of repose? It is the minimum angle made by the plane with the horizontal, okay, at which the body starts sliding down because of its own weight without applying any external force, without applying any external force. ठीक है, जहां पे एक और चीज हमको मैथमेटिकली ध्यान रखना है कि क्या है ये? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। नाउ हमको ये तो मालूम है कि tan phi इज इक्वल टू व्हाट? म्यू। अब हमें अभी ये भी मालूम पड़ा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज फाई इज इक्वल टू अल्फा, यही मालूम पड़ा। तो हम क्या करेंगे अभी? tan फाई की जगह पे क्या लिखते हैं? अल्फा शुड बी इक्वल टू व्हाट? म्यू। तो देयरफॉर हम लोग यहां पे एक चीज लिख सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। दूसरा पॉइंट, ठीक है, तो उसको नोट कर लो कि क्या है ये? tan phi इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इसको भी समझेंगे। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। फिफ्थ पॉइंट क्या कहेंगे उसको हम लोग? लिमिटिंग equilibrium condition. Fifth point, what do you mean by limiting equilibrium condition? Limiting equilibrium condition, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है इसका फ्रिक्शन का। तो ये हम समझ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस हम 3 केस लेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 1 में छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं। यहाँ पे ये ग्राउंड है, उसके ऊपर एक क्या एक्टर है? बॉडी एक्टर है, उसके ऊपर एक बॉडी प्लेस किया हुआ है। उसके बाद फिर इधर भी मैं सेम डायग्राम बनाता हूं, ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी रेस्ट कर रहा है, और इधर भी सेम डायग्राम बनाता हूं, एक ग्राउंड के ऊपर बॉडी रेस्ट कर रहा है। ठीक है, राइट। अभी फोर्स को एनालाइज करेंगे यहाँ पे। तो क्या क्या एक्ट होगा यहाँ पे? लेट्स से इनिशियली इन हर एक केस में इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट। अगर रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ कितना फोर्स एक्ट होगा? 2 ही फोर्स एक्ट होगा। वन इज वेट एंड नॉर्मल। इधर भी क्या होगा? वेट एंड नॉर्मल। इधर भी क्या होगा? बॉडी का वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे जो फोर्स सिस्टम है वो कैसा है? बैलेंस्ड है। जैसे ही हम यहां पे क्या होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स P अप्लाई करेंगे
तो यहां पे कौन पिक्चर में आ जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स F पिक्चर में आ जाएगा। सेम यहां पे जैसे ही हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, पिक्चर में कौन आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे हम यहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे P, पिक्चर में कौन आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, हमें यह भी मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब ध्यान दो, अगर जिस यहां पे देखते हैं कि अगर ये बॉडी मेरे यहां पे प्लेस किया मैंने, तो अभी दिस बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, क्यों रेस्ट है? क्योंकि इसका जो बॉडी का जो वेट है और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है दोनों इक्वल है, सो द फोर्स सिस्टम इज बैलेंस। उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये बॉडी रेस्ट में है। जैसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है यहां पे? इमीडिएटली बॉडी मोशन में नहीं आता। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है? बॉडी मोशन में नहीं आता। क्यों नहीं मोशन में आता? उसका रीजन ये है, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि जब ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ना P, जब उसका वैल्यू 25 न्यूटन अप्लाई करेंगे, तब ये बॉडी क्या होगा? मूव होना शुरू करेगा। द बॉडी विल मूव। लेट अस अज्यूम कि जब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना P, जब इसका वैल्यू मैं 25 न्यूटन 25 न्यूटन अप्लाई करूंगा, तभी ये जो ब्लॉक है, बॉडी है, दैट विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे केस 1 में आ जाओ। इनिशियली लेट से मैं P को यहां पे लिखता हूं। इनिशियली P का वैल्यू मैं देता हूं 0, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा? 0। अगर मैं P का वैल्यू बढ़ाता हूं और यहां पे करता हूं मैं कितना? 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। और मैं P का वैल्यू बढ़ाता हूं, आई मेक इट 15 न्यूटन, फिर क्या होगा? ये 15 न्यूटन। तो यहां पे देखो, जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 10 न्यूटन, तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है? एक अपोजिट रिएक्शन मिल रहा है 10 न्यूटन। सो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो देयर विल बी नो मोशन। 15 जैसे मैंने अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स का, तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? 15 हो गया। तो इससे क्या होगा? फिर यहां पे 15, यहां पे 15, तो यहां पे फिर नलीफाई हो जाएगा। उसके वजह से फिर क्या होगा? देयर वोंट बी एनी मोशन। उसके बाद मैं अगर 20 करूं तो मोशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, राइट। उसके बाद लेट अस से मैं इसको करता हूं अभी 23 न्यूटन, ये कितना हो जाएगा? 23, राइट। यहां पे देखो, जैसे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपने आप को क्या कर रहा है? वो सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। जैसे P का वैल्यू बढ़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, राइट। अब देखो, अब यहां पे आ जाओ। अगर मैं P का फोर्स 24 करूं, 24 न्यूटन, तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का कितना रहेगा वैल्यू? 24 न्यूटन। ठीक है, तो यहां तक हमने कितना देखा कि P इज 23, तब यहां पे फोर्स कितना हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स 23। तब भी क्या था? बॉडी वॉज एट रेस्ट। सेकेंड केस में हमने क्या देखा कि P अब मैंने कितना किया? 24। इसके वजह से क्या हो रहा है? यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो रहा है? 24 अभी भी, लेकिन क्या रहेगा वो? द बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी फिर मूव नहीं होगा, राइट। अगर मैं 24 का वैल्यू जो है उसको मैं अगर इंक्रीज करूं और 25 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? एट P25 बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। अब ये जो बॉडी है वो कहां पे जाएगा? टुवर्ड्स राइट साइड जाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स राइट साइड जाएगा, राइट। तो हमने यहां पे क्या देखा कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 25 नहीं हो रहा है, बॉडी मूव नहीं होगा। क्यों मूव नहीं हो रहा है? कि जैसे हम लोग ग्रेजुअली P का वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू बढ़ाते हैं, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो अपने आप को क्या कर रहा है? सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, और वो मोशन होने से वो रोक रहा है, राइट ना। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही क्या है? टू अपोज मोशन,
राइट। तो यहां पे देखो कि 0, 10, 15, 20, 23 तक हम लोग चले गए, फिर भी बॉडी वॉज एट रेस्ट। रेस्ट का दूसरा नाम क्या है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। रेस्ट मतलब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। 23 का मैंने क्या किया अभी, 24 किया, फिर भी अब क्या हो गया, बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने 24 का मैंने 25 कर दिया, क्या हो गया, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। तो यहां पे क्या हो रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। केस 3 में क्या हो रहा है कि बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, राइट ना, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि द बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग। अब इस कंडीशन में ध्यान दो, इस कंडीशन में ध्यान दो कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब मेरा P का वैल्यू 24 है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना दे रहा है, 24। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा इस कंडीशन में, ठीक है, राइट। अभी P कितना है, 24, P कितना है, 24। अगर मैं 24 का 25 कर दूं तो क्या होगा, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। P का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 24 है। 24 का अगर मैं 25 कर दूं तो क्या होगा, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। बॉडी अगर स्टार्ट मूविंग हो गया, मूव करना शुरू किया, इसका मतलब क्या कि द बॉडी इज नो मोर इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी मूव हो रहा है इसका मतलब क्या है, बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि जहां पे P इज 24, मतलब क्या कि अभी अगर मैं P का वैल्यू थोड़ा भी बढ़ा दूं तो क्या होगा, द बॉडी विल लूज इट इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट ना। कि अगर मैं P इस कंडीशन में, केस 2 में अगर P कितना होगा, 24 है, अगर मैं 24 से एक भी वैल्यू ज्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा, द बॉडी विल लूज इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट, द बॉडी विल लूज इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब क्या कि बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। तो ये जो कंडीशन है दैट इज केस 2, उसको हम क्या बोलेंगे कि दिस केस 2 इज द लिमिट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये लिमिट है, इक्विलिब्रियम की लिमिट है। अगर मैं इस लिमिट को क्रॉस कर दूं तो बॉडी क्या होगा, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, बॉडी विल लूज इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। कि ये कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम का लिमिट है, लिमिट। अगर मैं फोर्स का वैल्यू उससे बढ़ा दूं तो क्या होगा, दिस बॉडी विल लूज इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट एंड द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। तो ये जो केस नंबर 2 है, यहां पे देखो, अगर ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कहेंगे उसको कि दिस बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब क्या कि अभी तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर मैं इसका एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू थोड़ा भी बढ़ा दूं सो दैट बॉडी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हेंस दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इस कंडीशन में जो ये F मैक्स का जो वैल्यू है, F मैक्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं इसे, लिमिटिंग फ्रिक्शनल। ओके, समझ में आया ये 3 केस। और इस केस को हम क्या कहेंगे कि दिस इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज इन मोशन, दिस इज इन मोशन, इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, राइट। तो ये केस जहां पे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू थोड़ा भी बढ़ा दूं तो क्या होगा, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस कंडीशन में जो मुझे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो मिलेगा उसका एक नाम है, उसका नाम क्या है कि दिस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। तो ये फ्रिक्शन में हमें 5 चीज या फिर 5 पॉइंट्स ठीक से आना जरूरी है। पहला कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू n। उसके बाद फिर हमने देखा कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई।
उसके बाद फिर देखा कि व्हाट इज कोन ऑफ फ्रिक्शन, ओके, उसके बाद फिर हमने देखा कि व्हाट इज दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, और फिफ्थ इज व्हाट इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन. दिस इज नोन एज व्हाट, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, केस 1 is in equilibrium, case 2 is in limiting equilibrium condition and case 3 is in motion. Okay, इसको लिख लो. Then we will list down the formula which we will be using in this chapter. Okay, so this is how frictional force is known as self-adjusting force. It keeps on adjusting itself up to a certain value and after that it cannot offer resistance. तो फिर क्या होगा, body will start moving. So now let us list down the formulas which we will be using. ठीक है. First, तो मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट क्या है कि इफ द फोर्स सिस्टम इज कॉन्करेंट, इफ द फोर्स सिस्टम इज ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, या फिर फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करेंट है, तो इसमें दो अलग अलग अप्रोच रहेगा. फर्स्ट, अगर कॉन्करेंट है तो आई विल यूज फर्स्ट स्टेप दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स इज 0. सेकेंड स्टेप समेशन एफ ऑफ वाई इज ऑल्सो 0. कभी यूज करूंगा अगर ये कॉन्करेंट है. तो अगर नॉन कॉन्करेंट है फोर्स सिस्टम तो मुझे यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. हमने ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं. How to find summation f of x, how to find summation f of y, and how to find summation of all moments. ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं. सेम कंसेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना है. ठीक है, सेम कंसेप्ट. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला हम बोलेंगे कि एफ मैक्स इज म्यू इंटू एन, where this mu is known as what, coefficient of friction, and this n is normal reaction. उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है, हमको ये मालूम है कि A stands for what? A stands for resultant reaction. This is under root of normal reaction plus frictional force का स्क्वायर. फोर्थ हमें मालूम है कि tan phi, that is tan of angle of friction, is equal to mu. फिफ्थ हमको ये भी मालूम है कि tan alpha, that is angle of repose, is also is equal to mu. Okay, बस इतने ही फॉर्मूले हैं. इतने फॉर्मूले अगर मुझे ठीक से आता है, so I can solve any problem in friction. I can solve any problem in friction. और एक और नोट जो हम यहाँ पे लिखेंगे, that is कि frictional force always acts in opposite direction of motion. This is very important. Okay, कि frictional force acts always in opposite direction of motion. Opposite direction of motion. Okay, so then let us
So these are the formulas. So in the next lecture we shall start with the numericals based on the friction. Okay, thank you.